जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 76। आज के लेक्चर में हम पेस्टल एनालिसिस का लास्ट फैक्टर स्टडी करने जा रहे हैं, लीगल फैक्टर। इसके साथ ही थ्योरेटिकली कंसेप्ट हमारे पेस्टल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएंगे। साथ साथ हम एमसीक्यूज़ की शक्ल में पेस्टल एनालिसिस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो आज हमारा चूँकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मंडे को हम जो प्रॉपर केस स्टडी आई कैप की, जो पास्ट पेपर की पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडीज, उसकी प्रैक्टिस और उसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो आपको एमसीक्यूज के जरिए से होगी, लेकिन अभी आपकी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस नहीं हुई, ऐसा ही है। तो मंडे से इंशाल्लाह हम ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है लेटेस्ट ट्रेंड आई कैप का क्या है कि वो सिर्फ एक केस स्टडी दे के पेस्टल का एनालिसिस आपसे नहीं करवाता, पेस्टल के साथ साथ मूवी तौर पर स्वॉट एनालिसिस भी करवाता है। ठीक है, तो हम भी प्रैक्टिस इसी चीज़ को सामने रखते हुए करेंगे कि प्रायोरिटी देंगे हम ऐसे क्वेश्चन को जिसमें पेस्टल और स्वाट दोनों की उसने टेस्टिंग की हुई है। और इसके अलावा मंडे से हम बजटिंग को भी समझ लीजिए कि उसके जो कुछ कंसेप्ट हमारे अब जो है वो जिनकी समझने की प्रैक्टिस कुछ कम है, उनके ऊपर फोकस करेंगे। वो कौन से कंसेप्ट है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके वीक एरिया हो सकते हैं। एक ये सर्विस सेक्टर की बजटिंग, ऐसा ही है। मैन्युफैक्चरिंग की हमने सीख लिया, ट्रेडिंग की सीख लिया, सर्विस सेक्टर की उसकी प्रैक्टिस करनी है हमने। और इसके अलावा बजटिंग के ख़ास तौर पे ऐसे क्वेश्चन की मैं मज़ीद प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ जिसमें वो हमें कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए मटेरियल इतने केजी रिक्वायर्ड है, लेबर इतने यूनिट्स है, एफओएच वेरिएबल रेट ये होगा, फिक्स्ड ये होगा। जब हमें वो ब्रेकअप दे देता है, ठीक है, मटेरियल लेबर ओवरहेड का, कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये है, उसकी बजटिंग जो है वो थोड़ा सा मैं उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाह रहा हूँ। और आप भी इसके लिए मेरा ख्याल है तैयार होंगे, ऐसा ही है। क्योंकि लेटेस्ट जो क्वेश्चन है उसमें आई कैप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के क्वेश्चंस में इस कंसेप्ट को टेस्ट कर रहा है। इसके ऊपर प्रैक्टिस, वैसे तो आपने कॉस्ट काउंटिंग अगर जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ी हुई है, जो कि मेरा ख्याल लगभग सब ने पढ़ी होगी, तो इस चीज़ के ऊपर आप कंफर्टेबल होंगे। लेकिन फिर मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ कि क्या आप इस तरह के क्वेश्चन को जिसमें उसने मटीरियल लेबर ओवरहेड का ब्रेकअप दिया हो बजनी के क्वेश्चन के अंदर, क्या उसको अटैम्प्ट करने के काबिल हैं कि नहीं। तो दो टॉपिक्स की प्रैक्टिस हमने नेक्स्ट वीक के शुरू के 3 या 4 लेक्चर्स में करेंगे, 3 या 4 दिन में। वो दो टॉपिक्स कौन से हैं? एक पेस्टल एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस की केस स्टडीज की प्रैक्टिस, और ये होगा मैनेजरियल पोर्शन में से, और फाइनेंस पोर्शन में से बजटिंग के क्वेश्चन सर्विस सेक्टर के, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें उसने प्रोडक्ट कॉस्ट का ब्रेकअप दिया हो। ठीक है, तो ये हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन स्वॉट पेस्टल और दूसरा क्वेश्चन हमारा बजटिंग का। क्लियर जी? चलिए 3 या 4 लेक्चर्स के ऊपर लगेंगे, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे 2 टॉपिक सिर्फ रह जाएंगे। ठीक है, यानी लगभग हमारे पास 20 के करीब लेक्चर्स होंगे, 18 के करीब लेक्चर्स होंगे हमारे पास। और इसमें 2 टॉपिक, एक हमने करना सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, एक हमने करना है एथिक्स। हाँ, एथिक्स तो मैं भूल गया था। एथिक्स 3 लेक्चर उसमें लगते होते हैं। एथिक्स है, सस्टेनेबिलिटी है, और फिर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद फिर 2-3 लेक्चर्स जो होंगे हमारे, उनमें वो कोई जो छोटे मोटे टॉपिक, आपको पता है लगभग हर जो न्यूमेरिकल टॉपिक है उसमें जो थोड़ा हट के कंसेप्ट होता है, मैंने 1-2 कंसेप्ट जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यील्ड कर्व, वो आपका अलग करवाया हुआ है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट हमारे पेंडिंग है, वो भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट कोई 20 लेक्चर्स के करीब हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 20-21 लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं फाइनेंस के या मैनेजरियल के, उनके पास्ट पेपर की प्रैक्टिस भी हम साथ साथ कर रहे हैं। क्या आप कंफर्टेबल हैं उन क्वेश्चन में जो हमने क्लास में प्रैक्टिस कर ली है? उनमें अगर एग्जाम लेवल का कोई क्वेश्चन अभी आपके सामने रखा जाए, आप लगभग 80% के करीब क्या उसको करेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं? कॉन्फिडेंट फील करते हैं इतना? 80% बोल रहा हूँ मैं, कर लेंगे? बेहतरीन बेहतरीन, यानी जितना हमने किया है वो अच्छा है। तो बाकी इंशाल्लाह जो बाकी मैं असल में ये एवेल्युएट करना चाहता था कि क्या नेक्स्ट चैप्टर में स्पीड यही रखूं या इसको कम करने या बढ़ाने की ज़रूरत है।
तो मेरा ख्याल है अगर जो हमारा टेम्पो पिछले चैप्टर में रहा है उसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, उसी टेम्पो को हम आगे लेके चलेंगे सेम स्पीड के साथ। चलिए डन। लीगल फैक्टर्स, ठीक है, ये आज इजी लेक्चर है, ठीक है, इसमें कोई टेक्निकल चीज ऐसा है नहीं लीगल फैक्टर्स में, लेकिन चूंकि आपको पता है कि आपने जो कुछ लिखा हुआ है वो हमने डिस्कस करना है, समझाना है। खासतौर पे अब मेरा इसमें फोकस ये होगा कि केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको लिंक करके इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। पहला क्वेश्चन मेरा, क्या लीगल फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? आज को मुझे एग्जांपल दे सकते हैं किसी चीज की, चाहे छोटी सी एग्जांपल क्यों ना हो या छोटे से बिजनेस को क्यों ना अफेक्ट करती हो, कि लॉज एंड रेगुलेशन कैसे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं? टैक्स से रिलेटेड लॉ, शाबाश, इससे वो उनकी कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है। गवर्नमेंट, शाबाश, गवर्नमेंट बाज़ औक़ात कुछ बैन कर देती है कुछ चीज़ों की ट्रेडिंग, कुछ ऐसी होती है जिनकी मिनिमम प्राइस इस्टेब्लिश कर दी जाती है, कि कब जो मिनिमम या मैक्सिमम प्राइस इस्टेब्लिश कर दी जाती है कि इस, कुछ ऐसे बिजनेस है जिनमें अप्रूवल की ज़रूरत है, जैसे बैंकिंग बिजनेस जो है, ठीक है, बैंक आप सेटअप करना चाहते हैं उसके लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। ये सारे, इसका मतलब है हम इस बात पे तो हम सारे एग्री करते हैं कि हर मुल्क में, हर पाकिस्तान की सिर्फ एग्जांपल नहीं है, हर मुल्क में लीगल रिक्वायरमेंट्स कुछ ना कुछ बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, लेकिन कैसे अफेक्ट करेंगी ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। लीगल रिक्वायरमेंट हर बिजनेस जगह, हर कंट्री में बिजनेस को अफेक्ट करेगी। और याद रखिए एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, आपको पता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का प्रिंसिपल है। किसी भी मुल्क में आप किसी भी हैसियत से जाने लगे ना, किसी भी मुल्क में, चाहे विजिटर की हैसियत से, चाहे स्टूडेंट की हैसियत से, चाहे बिजनेसमैन की हैसियत से, आपके लिए सबसे अहम चीज ये होती है कि उस मुल्क के कवानीन जो है उनके साथ अवेयर हो जाएं कि आप पे कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है, ठीक है, वरना बाज़ औक़ात ऐसा इग्नोरेंस की वजह से आप बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। तो यही वो आपको बिजनेसमैन के तौर पे भी एडवाइस कर रहा है, कह रहा है लीगल रिक्वायरमेंट्स हर बिजनेस के लिए रेलिवेंट है, हर बिजनेस में अप्लाई होती हैं, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। जो पहला उसका सेक्शन है वो आपको सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है लीगल रिक्वायरमेंट्स की। इसमें कुछ अहम चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। वो आपको बताता है कि लॉ कैसे अफेक्ट कर सकता है। लॉ कुछ एक्टिविटीज को लीगल और कुछ को इलीगल करार देता है। हर कंट्री में उन्होंने अपनी अलग लिस्ट बनाई होगी कि कौन सी चीज़ों में डील करना लीगल है और कौन सी चीज़ों में डील करना इलीगल है। पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल अगर मनशियात की सेल परचेज जो है वो इलीगल है, हो सकता है कुछ कंट्रीज में किसी हद तक इसकी इजाजत हो, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट फॉर एम्प्लॉइज, कहता है नॉर्मली लॉज जो है वो एम्प्लॉइज के साथ, कस्टमर के साथ, कंपेटिटर के साथ फेयर डीलिंग को प्रमोट करता है कि उनके साथ फेयर डीलिंग होनी चाहिए। एम्प्लॉइज उनके लिए वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर को आप जो चीज जैसी क्वालिटी की कहें वैसी ही आपको सेल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मॉडल कुछ और दिखाया और एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ और बेच दी। और कंपेटिटर्स इनके साथ भी फेयर डीलिंग होनी चाहिए। ऐसा ना कंपेटिटर के साथ मिलकर आप एग्री कर लें कि जी हम इस ये प्राइस कम से कम हमने अपनी प्रोडक्ट की रखनी है, इससे नीचे किसी को कोई चीज नहीं बेचेंगे। या कंपेटिटर्स के एम्प्लॉय से कंपेटिटर्स की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करना, कहता है ये अनफेयर डीलिंग्स है। ऐसे काम आपने कंपेटिटर के साथ मिलकर या कंपेटिटर के खिलाफ भी नहीं करने। इन पे लीगल रिक्वायरमेंट्स है। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स और क्या इंश्योर करते हैं? इन्वेस्टर, क्रेडिटर, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर कंज्यूमर को कोई शक है, सॉरी, कंज्यूमर को कोई शिकायत है तो वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनमें कंप्लेन फाइल कर सकता है। ठीक है, कि जो चीज थी मैंने ऑर्डर की थी, ये चीज तो उन्होंने टाइम पे भिजवा दिया लेकिन इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, या चीज टाइम पे नहीं भिजवाई। सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजैक्शन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हाँ, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम क्या होगा? आर्बिट्रेशन की बात कर रहा है। ठीक है, आर्बिट्रेशन की बात कर रहा है कि उससे रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशन, ताकि बिजनेसमैन जो है ना, इनके लिए हमें थोड़ा सा लॉ सिस्टम में इस चीज को, लीगल सिस्टम में इंश्योर करना चाहिए इनके डिस्प्यूट इमीडिएटली रिजॉल्व हो। ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो पसंद करता है कि वो जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े, बल्कि कोर्ट कचहरी के बाहर ही, आउटसाइड ही जल्दी उसका जो भी डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए। इसीलिए आर्बिट्रेटर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रमोटिंग बिजनेस एथिक्स, कहता है हर किस्म की एक्सप्लॉयटेशन जो है वो उसको हम डिस्करेज करते हैं और एथिक्स को प्रमोट करते हैं। हालांकि एथिक्स और लॉ डिफरेंट कंसेप्ट है और बाज़ औक़ात दोनों की डायरेक्शन भी डिफरेंट होती है, लेकिन वो कह रहा है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो लीगल भी होती हैं और एथिकल भी होती हैं, दोनों पर्सपेक्टिव को पूरा कर रही होती हैं।
ये तो उसने मैंने ऑब्जेक्टिव बताया। इसमें मैंने किया कुछ कोशिश किया कुछ एग्जांपल ऐसी आपके साथ शेयर करूं जो आगे हम स्टडी करने जा रहे हैं। फिर वो आपको हिस्ट्री की कुछ एग्जांपल बता रहा है कि किस तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल बता रहा है 1970s में जब ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब का दौर था, तो उसमें बहुत से जो बड़े बिजनेसेस थे, लार्ज कंपनीज, उनको गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया था नेशनलाइजेशन एक्ट पास करके। ठीक है, अब जब नेशनलाइजेशन होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो इनसिक्योर हो जाता है। और वो सिर्फ ये नहीं है कि जो इन्वेस्टर उस वक्त डिस्टर्ब हुआ था वो इनसिक्योर है, बल्कि के बाद इवन 30, 35, 40, 50 साल बाद भी लोगों के जहनों में वो एग्जाम्पल है कि भाई अगर बिजनेस ज्यादा बड़ा हो जाए ना, तो इस कंट्री में एग्जाम्पल मौजूद है कि गवर्नमेंट उसको नेशनलाइज कर लेती है। तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो फिर ऐसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से घबराता है। उसे पता है जब मेरा फायदा ज्यादा होना शुरू हुआ, कंपनी बड़ी होना शुरू हुई, कहीं नेशनलाइज ना कर ले। तो नेशनलाइजेशन जो है एक्ट के जरिए से नेशनलाइजेशन की गई। मतलब क्या क्या किया गया, बड़ी बड़ी कंपनीज को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। शाम को सोया तो कंपनी का मालिक था, सुबह उठा तो वो कंपनी का एक एम्प्लॉय था। ऐसे हुआ उनके साथ। फिर कह रहा है वेनेजुएला की एग्जांपल, कह रहा है वेनेजुएला में क्या हुआ, आपको पता है ऑयल प्रोड्यूस करते हैं प्रोबेबली बड़ी कंट्रीज में से एक कंट्री है, शायद सबसे बड़ी कंट्री है वेनेजुएला। आजकल भी खबरों में है उस अच्छा। तो जो 2007 में क्या किया गवर्नमेंट ने, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी उन सबको नेशनलाइज कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और आज क्या अमेरिका पहले स्टेट ने कंपनीज को अपने कब्जे में लिया, फिर अमेरिका ने स्टेट को ही कब्जे में, उन्होंने कहा चलो जी। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे जो मुल्क में रूलिंग अथॉरिटी होती है वो डिफरेंट लॉ मेकिंग लॉ, जाहिर है कुछ ना कुछ टूल्स यूज किए होंगे, उनके जरिए से कंपनीज को अपने कब्जे में ले लेती है। वैसे अगर देखा जाए, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये नेशनलाइजेशन पॉलिसी जो है ये पॉलिटिकल फैक्टर्स में भी आ सकती है। ठीक है, नेशनल, लेकिन चूंकि वो साथ में उसने एक्ट का हवाला दे दिया, नेशनलाइजेशन एक्ट के जरिए से नेशनलाइजेशन की गई है, तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में जब वो लॉ का रेफरेंस दे दे तो हम उसको फिर लीगल फैक्टर में क्लासिफाई करते हैं। बहरहाल चले आगे चलते हैं। एग्जांपल यूरोप में कह रहे, ये अच्छी एग्जांपल उसने बताई, कह रहे यूरोप में, यूएसए में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स की इजाजत है। ठीक है, लेकिन यूरोप में इसकी इजाजत नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का मतलब ये है कि आप जो फूड आइटम्स हैं उनके समझ लीजिए कि उनके जीन्स में कुछ चेंज कर दे। अच्छा, इंटेंशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है कि उनके अंदर जो जरासीम वगैरह होते हैं, जो कीड़े वगैरह फसलों को लग जाते हैं, उनके खिलाफ लड़ने की ज्यादा पावर पैदा हो। लेकिन चूंकि अब वो नेचुरल नहीं रहते, एक तरह से आर्टिफिशियल इम्पैक्ट आ गया उनमें, तो बहुत से लोग इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करते हैं, डिसलाइक करते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम्स नहीं पसंद करते। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं आपसे कहूं भैया मुर्गी क्या खाना पसंद करेंगे, अगर बिल्कुल है, मैं कहा अच्छा उसे लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, तो आप कहेंगे सर लेबोरेटरी में भी कभी मुर्गी तैयार होती है? कहा नहीं नहीं, साइंस ने तरक्की कर ली है, लेबोरेटरी में मुर्गी तैयार हो रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जैसे वो फीड करवाते हैं बड़ी लाते, ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब कुछ समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शंस के जरिए से मीट को प्रिपेयर किया जा रहा है लैब में, कि अगर कल को फर्ज कीजिए कि अवेलेबल नहीं भी है इंसानों के लिए, तो हम लैब में उस मीट को तैयार कर सकें। क्या आप ऐसा मीट खाना पसंद करेंगे? ये थोड़ा थोड़ा एक नेगेटिव सी फीलिंग आती है ना। तो हालांकि अगर देखें उसमें फार्मूला, उसमें जो जो भी उसके विटामिन प्रोटीन वगैरह हैं वो पूरे होंगे, लेकिन स्टिल एक डिसलाइक की फीलिंग आती है। उसी तरह कुछ लोग इसको लाइक करते हैं, कुछ इस प्रैक्टिस को डिसलाइक करते हैं। यूएसए में ये प्रैक्टिस अलाउड है, आप फूड आइटम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। यूके में ये इजाजत नहीं है, यूएसए में इजाजत है इसकी, यूके। तो हुआ क्या बेसिकली के साथ, उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम्स का की शिपमेंट, एक बड़ी शिपमेंट थी कंपनी ने, वो यूएसए से एक्सपोर्ट कर दी यूके को, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यूरोपियन यूनियन ने इसको मना किया है, बैन किया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने शिपमेंट को ऊपर उतरने नहीं दिया, पोर्ट पे वापस भेज दिया, रास्ते में खराब होगी सारी कंपनी, बैंकरप्ट होने के करीब। किस वजह से? सिर्फ एक ही चीज की वजह से, क्या? ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं पता थी उन्हें कि यूके में जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम्स को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते।
ठीक है। तो ये उसने एक एग्जाम्पल, मेरा ख्याल है इस पूरे एरिया में सबसे जो अहम चीज़ है वो ये एग्जाम्पल है, जो हमें ये बताती है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, जिस जगह पे आप बिजनेस करने जा रहे हैं वहां की लीगल रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना कितना अहम है। फिर हमें वन बाय वन एग्जांपल बता रहा है, टिपिकल टाइप्स ऑफ लॉज अफेक्टिंग बिजनेस के, नॉर्मली कौन कौन से लॉज हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब ये आगे बहुत आसान कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है और इसमें से ज्यादातर चीजें शायद आपने इससे पहले कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में लेवल पे पढ़ी होंगी। तो अब हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं कि किसी भी बिजनेस पे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं। ये डिपेंड करता है बिजनेस का साइज क्या है, नेचर क्या है। ये याद रखिए, अगर कोई रेडी वाला भी है ना उस पे भी लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं, कोई बेकरी वाला है ना उस पे भी लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई। आपने देखा होगा दालों के रेट्स, डीसी रेट्स के मुताबिक दालें फरोख्त करनी है, अंडे का रेट्स डेली आता है बेकरी वाले के पास, ठीक है। रेडी वाला जो है वो जो फ्रूट बेच रहा है, वो जो वेजिटेबल्स बेच रहा है, उसका भी रेट है डेली। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है ना, जो रेट लिस्ट आती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने इस प्रोडक्ट को इस रेट पे बेचना है, इससे ज्यादा नहीं बेचना। तो हर बिजनेस लीगल रिक्वायरमेंट्स की वजह से इफेक्ट हो रहा है, कुछ बिजनेस कम कुछ बिजनेस ज्यादा। अब किस तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो आपको समझा रहा है, ताकि कल कला को आप जिस लेवल का भी बिजनेस करें आपको पता हो कि मैंने किस लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करना है। सबसे पहले कह रहे हैं कंपनीज लॉ। कहते हैं अगर आप कंपनीज की फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हैं, तीन तरह की फॉर्म है बिजनेस के, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप हाईली रेगुलेटेड नहीं है, पार्टनरशिप सोल रिक्वायरमेंट मिनिमम रेगुलेशन है, सोल प्रोप्राइटर है उसके ऊपर जरूर मिनिमम, पार्टनरशिप पे मॉडरेट लीगल रिक्वायरमेंट्स है, और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जब आप करते हैं उस पे लीगल रिक्वायरमेंट्स की एप्लीकेशन हाईएस्ट है। कंपनी में भी वो डिपेंड करता है किस टाइप की कंपनी है, उस लिहाज से फर्दर रेगुलेशन भी उन पे अप्लाई होती हैं। तो कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 हर कंपनी पे अप्लाई होगा। यानी अगर आप क्वालिफिकेशन के बाद अपनी कोई कंपनी सेटअप करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या कि आपने किस लॉ की कंप्लायंस करनी है, कंपनीज एक्ट 2017 के। और अगर कोई दो चार लोग मिलकर पार्टनरशिप की शक्ल में बिजनेस करना चाहते हैं, फिर किन लॉ की रिक्वायरमेंट्स पूरा करना है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, कंपनी लॉ आपने पढ़ा है? बताइए जरा, गैस कीजिए कंपनी लॉ में नॉर्मली कौन कौन से कंसेप्ट डिस्कस होते हैं बिजनेस के हवाले से। हाँ जी, क्या कर बिजनेस को, कंपनी की रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हो सकती है, कंपनी की मैनेजमेंट के हवाले से कि कौन से पर्सन को कौन अपॉइंट करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, मीटिंग्स के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, लोन, शेयर कैपिटल, ठीक है, वाइंड अप, इवन वाइंड अप भी करना है आपको, उसके लिए भी अलग से प्रोसेस दिया हुआ लॉ में। तो ये कंपनी लॉ इन सारी चीजों को डील करता है। अगर इनके ऊपर अमल करते रहेंगे गुड, नहीं अमल करेंगे तो पेनल्टी। पार्टनरशिप कह रहा है, पार्टनरशिप जो है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 को 2 के मुताबिक चलती है। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब है कि बिजनेस का जितना भी डेट होगा उसके लिए पार्टनर लायबल हैं। अगर बिजनेस में नुकसान की वजह से एसेट्स कम भी हो गए तो पार्टनर अपने घर से पैसे लाके लायबिलिटी सेटल करेंगे। ये कंसेप्ट कहलाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी या पर्सनल लायबिलिटी। कहते हैं एक और कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है, दुनिया में ऑलरेडी पहले से था, पाकिस्तान में 2017 से एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। वो कौन सा है? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी भी लिमिटेड हो सकती है। अच्छा, अब जरा गैस कीजिए, पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म, इसमें अगर आपको चॉइस करनी हो तो बताइए, उसके लिए कुछ कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन को सामने रखते हुए मुझे बताइए कौन से वाला बिजनेस स्टार्ट करना आसान है? पार्टनरशिप। किस पे लीगल रिक्वायरमेंट्स कम है? पार्टनरशिप पे, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप का जो सबसे बड़ा नुकसान समझा जाता है वो ये कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर्सनल लायबिलिटी। कंपनी में ये लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लेकिन अब पार्टनरशिप भी ऐसी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, जिनमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। कहता है जो पार्टनरशिप, अगर आप लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस के हवाले से देखें, पार्टनरशिप के ऊपर रिक्वायरमेंट्स कम है, इस पे ज्यादा। जैसे
कंपनी के लिए ज़रूरी है कि हर साल कम से कम एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग ज़रूर करनी है। इस तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स मीटिंग के हवाले से लीगल रिक्वायरमेंट्स पार्टनरशिप के लिए नहीं है। इसी तरह कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना ज़्यादातर कंपनीज के लिए, तकरीबन हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है। पार्टनरशिप के लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड, ऑडिट का मतलब वेरिफिकेशन कराना फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को भेजने से पहले। फिर कुछ एम्प्लॉइज लॉ है। एम्प्लॉय लॉ, अगर आप क्वालिफिकेशन के बाद एम्प्लॉयर बनते हैं उस सूरत में भी जानना जरूरी है क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप एम्प्लॉय के स्टेटस में काम करते हैं उस सूरत में भी जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस सूरत में ये आपके राइट्स है, हक है। एम्प्लॉयमेंट लॉ क्या है? एम्प्लॉयमेंट लॉ का बेसिक पर्पस यही है, एम्प्लॉयज को किसी भी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए और उन्हें काम करने के लिए एक अच्छा माहौल दिया जाए। ये ना हो कि पैसे बचाने के लिए जो एंटरप्रेन्योर जो है, ओनर है, वो मशीन्स की रिपेयरिंग मंथली बेसिस पे करवाए ही ना, और मशीन खराब होने की वजह से किसी एम्प्लॉय का हाथ कट जाए, उसकी टांग ज़ाया हो जाए। ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं ना मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, कुछ नेचर ऑफ मशीनरी ऐसी होती है। तो इंश्योर करना चाहता है लॉ कि एम्प्लॉइज को एक सेफ और गुड वर्किंग एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए, उसके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ हो। और ख़ास तौर पे वो एग्जाम्पल में बताता है कि हमारी जो फीमेल है, जो कि हमारी कंट्री का लगभग 50% के करीब, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता हो, 50% के करीब है, उनके लिए वर्किंग एनवायरनमेंट को सिक्योर किया जाए। जो हैरेसमेंट वगैरह के केसेस होते हैं, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि उनको एक सिक्योर और एक अच्छा माहौल काम करने के लिए मिल सके। अब वो कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट लॉज में कौन कौन सी चीज़ें नॉर्मली बताई जाती, किन चीज़ों को एड्रेस किया जाता है। कहता है मिनिमम वेज, ठीक है, रिक्वायरमेंट मिनिमम वेज। कितनी वेज है पंजाब में एक मजदूर की? कम से कम 35,000 है। ओके ओके ओके। और स्टाइपेंड कितना है आपका? 20, क्योंकि आप मजदूर हैं ही नहीं है? आगे चलते हैं। वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशंस क्या है? वर्किंग कंडीशन का मतलब ये है कि काम करना जिस जगह पे, एक तो वर्किंग आवर्स, वो बता रहे इसमें शामिल होंगे कि कितने वर्किंग आवर्स काम कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा तो ही ना कर सकते। जैसे फर्ज कीजिए भाईजान, आप डाइवो जैसी कोई बस सर्विस चला रहे हैं और एक ड्राइवर कहता है सर 16 घंटे से मुसलसल बस चला रहा हूं लेकिन 8 घंटे मजीद चला सकता हूं, जरा अगली बस भी मुझे चलाने दीजिए। चलाने देंगे उसको? नहीं चलाने देंगे, खतरा है। ठीक है, ना सिर्फ ये कि उसकी जान को बल्कि पैसेंजर की जान। इसलिए वर्किंग आवर जो है वो लिमिटेड होने चाहिए ताकि हर पर्सन जो है अपनी कैपेसिटी, जो भी एक रीजनेबल कैपेसिटी होती है काम करने की, उसके मुताबिक काम कर सके। और इंश्योर सेफ एनवायरनमेंट। सेफ एनवायरनमेंट का मतलब है कहीं नुकसान ना हो। एक जगह पे मैं एक छोटा सा केस पढ़ा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पुराना केस है। उसमें उसने बताया था कि फैक्ट्री में जिस जगह पे लोग काम करते थे ना, उसने कुछ सस्ता सा पेंट करवाया था, उसमें गालबन एक केमिकल था एस्बेस्टोस, सस्ता केमिकल करवाया था। उस माहौल में जो एम्प्लॉय सांस लेते थे ना, तो उनके अंदर केमिकल जाता था वो हुए। और कुछ अरसे के बाद पता चला वहां पे बहुत से एम्प्लॉयज को कैंसर हो गया इस वजह से। जो एक दो सामने आए तो उन्होंने कहा चलो हो ही जाता है कैंसर, लेकिन जब कई केसेस सामने आए और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला ये तो कॉमन एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बात पता चली। अब मुझे बताइए किसकी जिम्मेदारी है? एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी। उसने अपने पैसे बचा लिए सस्ता पेंट करवा के, लेकिन उस जगह पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे उनकी जानों को खतरा हो गया। कह रहा है आपके जो एम्प्लॉयमेंट लॉज है वो इस तरह की चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, इस एम्प्लॉयज़ को इस तरह की चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉयर अपने प्रॉफिट के लिए एम्प्लॉयज़ के साथ कोई इस तरह की जाती ना करे। अनफेयर डिसमिसल। अच्छा वाला कोई पर्सन काम कर रहा था, नहीं पसंद आया, उसकी कोई बात नहीं पसंद है, खड़े खड़े निकाल दिया, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं भैया, ये सेठ कल्चर इसको हम कहते थे, मतलब कोई गलत ना समझिएगा, बस एक टर्म इजाद हुई है सेठ कल्चर। हमारे प्रोफेशन में हमारे सीनियर यूज़ किया करते थे कि भाई सेठ साहब की जब मर्जी होगी वो हायर कर लेंगे और जिसको जब मर्जी होगी जॉब से निकाल देंगे। नहीं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि किसी को जॉब से निकालने का मैसेज देना और उसको उसके किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ की इतला देना, इन दोनों का इम्पैक्ट एक जैसा होता है। इन दोनों में जो जो दुख होता है, जो सैड फीलिंग होती है, वो एक जैसी होती है। इसीलिए एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इनको बिला वजह जॉब से ना निकाला जाए। ठीक है, अनफेयर डिसमिसल। इसमें एम्प्लॉयज़ को राइट दिए जाते हैं कि अगर वो समझते हैं कि उनको बिला वजह जॉब से निकाला गया है, कंप्लेन फाइल करें, इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर उनकी बात सच साबित होती है उनको कंपनसेशन पे की जाएगी।
रिडंडेंसी का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज, अच्छा मुझे ये बताइए, अनफेयर डिसमिसल तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कोई फेयर डिसमिसल हो सकती है? फेयर डिसमिसल क्या हो सकती है? एम्प्लॉयर को फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूसली लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है, अखराजात बढ़ रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी 4 फैक्ट्रियां हैं, वो एक फैक्ट्री को बंद करना चाहता है, उसमें एक दो नहीं, एक आधे एम्प्लॉयज को फायर करे तो अनफेयर डिसमिसल का केस है, और 50 एम्प्लॉयज को फायर करना है, क्या कर सकता है? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या करे फिर? क्या वो घर से पैसे ला के पूरा करवाता रहे उनको? नहीं, नुकसान है तो ये नेचुरल है, बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए काम करता है, प्रॉफिट नहीं होगा अपनी फैक्ट्री को वो बंद कर देगा, इसको बोलते हैं रिडंडेंसी। कुछ एम्प्लॉइज रिडंडेंट हो जाते हैं। चले यार फैक्ट्री बंद होने, इस एग्जांपल को छोड़ दें, वो जो हमने क्या एग्जांपल पढ़ी थी, वो क्या 4 प्रैक्टिसेस थी? डाउन साइजिंग थी, है ना, और क्या था? डीलेयरिंग थी, शाबाश, रीस्ट्रक्चरिंग थी। उसमें रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता था याद है? कुछ डिपार्टमेंट्स नए क्रिएट होते थे और कुछ डिपार्टमेंट्स ऑब्सोलीट हो जाते। अगर कोई डिपार्टमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन की वजह से ऑब्सोलीट हो चुका है, अब उसका कोई इस्तेमाल, क्या उसमें एम्प्लॉइज को फायर किया जा सकता है? इसका जवाब है यस। ये रीजंस फेयर समझी जाती हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशंस हैं। 2 कंडीशन खासतौर पे बड़ी है। जब रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से या डाउन साइजिंग की वजह से या इस तरह किसी और रीजन की वजह से आपने कुछ एम्प्लॉइज को, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को, सिंगल की बात नहीं कर रहा, सिंगल का केस होगा तो वो गालबन अनफेयर डिसमिसल में आएगा। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को जब आपने फायर करना है तो उसमें 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, आपने पहले ये कंसीडर करना है कि क्या इन एम्प्लॉइज को दूसरी फैक्ट्रीज में एडजस्ट किया जा सकता है कि नहीं, या दूसरी पोस्ट पे एडजस्ट किया जा सकता है कि नहीं। पहली चीज ये, अगर किया जा सकता है तो उधर उसको रोटेट करें, निकाल लेना। इसलिए आप देखते हैं जब कभी कोई फैक्ट्री बंद होती है ना, तो कंपनीज की प्रैक्टिकली भी ये कोशिश होती है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये हमारे एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज हैं, काम इनको आता है, ये अगर हम इसको किसी दूसरी जगह पर रोटेट करें कल को हमें फायदा देंगे। तो ये चीज देखें क्या रोटेट किया जा सकता, रोटेट किया जा सकता है, रोटेशन को प्रेफरेंस दें। अगर रोटेट नहीं किया जा सकता बाकी, तो फिर सरप्लस है बाकी स्टाफ, तो फिर क्या करना है, इनको, इनमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि ये बंदा मेरी तारीफें ज्यादा करता है, इसको मैं अपने पास रख लेता हूं, बाकियों को मैं जॉब से निकाल देता हूं। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और जॉब निकालने से पहले क्या करना है, उसकी अदर ऑफिस में या अदर फैक्ट्री में प्लेसमेंट को कंसीडर करना है। डन। और फिर भी अगर निकालना पड़े तो नॉर्मली अपॉइंटमेंट लेटर में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिखा होता है कि आप उसको 3 मंथ या 6 मंथ की सैलरी एडवांस पे कर दीजिए कंपनसेशन के तौर पे, क्योंकि उसे नई जगह पे ढूंढने में, सर्च करने में कुछ टाइम लगेगा। तो नॉर्मली 3 से 6 मंथ्स की सैलरी एक रीजनेबल समझी जाती है उस एम्प्लॉय को जिसको आपने फायर करना है। बहरहाल ये पैसे देने हैं या नहीं देने डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन पे। पाकिस्तान में अमूमी तौर पे ये प्रैक्टिस नहीं है 3 मंथ 6 मंथ के, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में प्रैक्टिस बिल्कुल है और चलती हुई। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं अच्छा एथिकली, बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्ट में भी लिख देती हैं, कोई इक्का दुक्का शायद ही होगा चंदे कंट्रीज, या एथिकली भी वो अकोमोडेट करती हैं एम्प्लॉयज़ को। ज़्यादातर बहरहाल मैंने प्रैक्टिस देखा है कि ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता। नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म में जॉब करते हैं वो रिडंडेंसी नहीं है, वो तो आपने रखा है उसको कुछ अरसे के लिए, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको आप, ये आपके परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। फिर इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, कह रहा है आपने अपनी वर्क प्लेस पे किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, ठीक है। किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन समटाइम कुछ कंट्रीज में होती है ना, ठीक है। ये आपने देखा होगा पिछले दिनों इसराइल में भी उनकी कोई किस्में या कोई यहूदियों की, मतलब वो आपस में भी बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ात आते हैं। अमेरिका में काले गोरे, ठीक है, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो कुछ स्टेट में तो बाहर चले ज़्यादा हालात ख़राब है, कुछ स्टेट्स में इतना फ़र्क नहीं है, मतलब इस चीज़ को इतना कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन कुछ जगहों पे ये अच्छे खासे डिस्प्यूट राइज होते हैं। तो क्या वर्क प्लेस पे याद रखिए, वर्क प्लेस, पर्सनल लाइफ में आपके क्या व्यूज़ हैं वो एक अलग बात है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। वर्क प्लेस पे इससे कोई फर्क पड़ता है कि हमारा जो एम्प्लॉय काम करने वाला है इसकी एज क्या है, इसका जेंडर क्या है, और इसके बिलीव्स क्या हैं, इसका रिलीजन क्या है।
लॉ ये कहता है वर्क प्लेस पे इससे फर्क नहीं पड़ता है, भाई काम कर रहा है आपका तो आप किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि फर्ज कीजिए मैं किसी जगह पे इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं जी पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तान के एम्प्लॉयज हैं उन सबकी सैलरी डबल और जितने भी इंडिया के एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी आधी। चले जी, ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन है। इस तरह की प्रैक्टिस, इस तरह की सोच बिजनेस के लिए नुकसानदेह है। कहता है आपने इसको नहीं करना, और लॉ भी डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करता है। अमूमी तौर पे मैंने वैसे ये देखा है, मैं भी अब लिमिटेड, जाहिर है मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल लिमिटेड सा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के सामने सोच रखता हूँ। प्रैक्टिस में जाएंगे इस चीज़ों को देखिएगा, कुछ रिफाइनमेंट्स या चेंजेस होंगी तो वो आपको पता चल जाएगी। नॉर्मली जो फीमेल्स वर्क प्लेस पे वर्क करती हैं उनको सैलरी ऑफर करते हुए मेल की निस्बत कम सैलरी ऑफर की जाती है। यानी अगर सेम पोजीशन के लिए किसी मेल को ऑफर की जाएगी 1 लाख तो फीमेल को लगभग 60, 65, 70 के लगभग कोशिश की जाती है कि अंडरपेड, यानी इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली फीमेल जो है वो अंडरपेड होती है। तो एक तरह से ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है कि आप कंसिस्टेंटली देखिए, अगर आप किसी और फैक्टर की बेस पे, आप आवर्स अवेलेबिलिटी की बेस पे ये काम करते हैं, क्वालिफिकेशन की बेस पे डिफरेंस है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर सेम क्वालिफिकेशन सेम जॉब हो, ये आपको वहां पे देखने को मिलता है जहां पे एक ही तरह की जॉब होती है। जैसे बैंक है, बैंक में ब्रांच मैनेजर है, ठीक है, अब एक ब्रांच का मैनेजर दूसरी ब्रांच का मैनेजर, अगर लेवल ऑफ ऑपरेशन सेम है तो उनकी सैलरी भी सेम होनी चाहिए, लेकिन वो सम टाइम फर्क होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज सामने आती है, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को लॉ डिस्करेज करता है। जेंडर इक्वालिटी, ये मैंने आपकी बात की, जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये है कि राइट्स वर्क प्लेस पे चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को वो लॉ कहता है कि आप राइट करें। और ख़ास तौर पे जो हैरेसमेंट लॉज है, वुमेन प्रोटेक्शन एट वर्क प्लेस है, ठीक है, उसको इंश्योर किया जाए। बल्कि रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, गालबन हाई कोर्ट का केस था ये, पिछले कुछ शायद आपकी नजर से भी गुजरा हो, कि एक एम्प्लॉयर ने वर्क प्लेस पे नहीं बल्कि अपनी फीमेल एम्प्लॉयज के घर में जाके हैरेसमेंट की। तो कोर्ट ने फिर इसको डिफाइन किया, उन्होंने क्या, हैरेसमेंट सिर्फ वर्क प्लेस में नहीं हो सकती, हैरेसमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि वर्किंग आवर्स में होगी, वो वर्किंग आवर्स के बाद भी हो सकती है हैरेसमेंट और वर्क प्लेस के अलावा भी हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, एम्प्लॉयज की हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कह रहा है कि एम्प्लॉयर को इंश्योर करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि सेफ्टी की वायलेशन थी, वो जो लो कॉस्ट जो है पेंट करवाया फैक्ट्री में, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को नुकसान पहुंचा। यहाँ पे जो आपको एक बात बता रहा है वो ये कि सिर्फ जो सेफ्टी लॉज है वो फिजिकल सेफ्टी से इसका ताल्लुक नहीं है, हेल्थ से और साइकोलॉजिकल, हेल्थ के साथ साथ साइकोलॉजिकल सेफ्टी से भी इसका ताल्लुक है। आपने वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर एम्प्लॉयज़ की ना सिर्फ ये कि फिजिकल उसको सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, बल्कि किसी किस्म की जो अदर फिजिकल हार्म या बुलिंग वगैरह कुछ इस तरह के तंज किया जाता है एम्प्लॉयज को, उसको भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट, डाटा प्रोटेक्शन। पाकिस्तान देखें, एक चीज हम ये नहीं पढ़ रहे कि प्रैक्टिस नहीं पढ़ रहे, हम ये पढ़े कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान जैसी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हम तो सिर्फ पाकिस्तान में है ना, तो हमें पाकिस्तान की गलत चीजें नजर आती हैं। आप अगर अदर कंट्रीज में जाएं तो दुनिया की हर कंट्री में गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, बड़ी बड़ी गलत प्रैक्टिसेस होती हैं। इवन जो हम समझते हैं कि जैसे डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका फॉर एग्जांपल, उसमें भी बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। बहरहाल तो लॉज इंप्लीमेंट होना अलग बात है, उनकी इन्फोर्सबिलिटी होना अलग बात है। अब किस बात से मैं एग्री करता हूँ कि इन्फोर्सबिलिटी में मसला है, ठीक है, लेकिन बहरहाल हमें तो यही पढ़ना है कि क्या क्या। लेकिन याद रखिए, आप चाहे इम्प्लीमेंटेशन नॉर्मली नहीं भी हो रही, आपको एज पर प्रोफेशनल लॉयर्स इन लॉज का पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कहीं आपकी बारी आ गई ना, तो फिर उन्होंने कोई ना कोई लीगल रिक्वायरमेंट निकाल के आप पे फिट कर देनी और आपके खिलाफ केस बना देना जिसने बनाना हुआ। तो आपको पता होना चाहिए, चाहे एक चीज नॉर्मली नहीं भी हो रही, लेकिन अगर वो इलीगल है तो आप उसके ऊपर नॉर्मली एक्शन नहीं लिया जाता, तो स्टिल आपने को पता होना चाहिए कि ये एक चीज इलीगल है, लाइस की इजाजत नहीं देता, आपने अपने आप को उससे हाथ पैर बचा के निकलना है उस जगह से। डाटा प्रोटेक्शन लॉ, डाटा प्रोटेक्शन लॉ क्या लॉज है आपके ख्याल में, क्या कह रहे हैं इसमें? एम्प्लॉयज का डाटा सिक्योर है। अच्छा, डाटा प्रोटेक्शन लॉ और साइबर लॉज मिलते जुलते हैं, मैं इनको इकट्ठा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। साइबर लॉज हैं इंटरनेट के ऊपर कोई भी क्राइम जो इंटरनेट के जरिए से किया जाए वो साइबर लॉज है, उसकी एक टाइप समझ लीजिए डाटा प्रोटेक्शन लॉ। या चले पहले साइबर लॉ से स्टार्ट करते हैं।
देखिए साइबर लॉज में हमारे, आपको पता है इंटरनेट जितना यूज़ हो रहा है और टेक्नोलॉजी जितनी अडॉप्ट हो रही है, अब तो हमारे जो 3, 4, 5 साल के बच्चे हैं वो भी इंटरनेट को यूज़ करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं। आपका क्या ख्याल है, अगर आपके कोई छोटे बहन भाई ऐसे हैं जिनकी एज कोई समझ लीजिए 8, 10, 12 साल के लगभग है, वो अगर मोबाइल के ज़रिए से डिफरेंट ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, तो क्या कोई अदर पर्सन, देखें जो बड़ा है वो हर वक्त तो नहीं देख सकता कि वो क्या चल रहा है बच्चे, कौन सी गेम खेल रहा है, किसके साथ बात कर रहा है। आपके ख्याल में क्या वो बच्चे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है ऑनलाइन? यस, बिल्कुल पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, वो भी फिर वही बात, 2-3 दिन पहले मैं एक क्राइम केस देख रहा था, तो उसमें एक बच्चा जो था, उसके फादर उसे वादा करते हैं कि उसे छुट्टी के वाले दिन कहीं पे लेके जाएंगे। उस दिन फादर की कोई मसरूफियत थी, तो बच्चा जो ऑनलाइन चैट करना शुरू कर देता है, दूसरी तरफ से कोई पर्सन उसे कहता है अच्छा अब मैं आपको सैर करवाने के लिए लेके जाता हूँ, और उसको लेके और मर्डर कर देता है। अब ये सवाल ये है कि इंटरनेट के जरिए से क्राइम हो सकते हैं, तो क्या इनकी कोई रोकथाम का भी तरीका होना चाहिए? यस, होना चाहिए। एक तो ये बच्चों के लिए ये नॉर्मली विक्टिम बनते हैं, और एक जो खास तौर पे हम हमारी सोसाइटी में फीमेल्स होती हैं, ये साइबर क्राइम का विक्टिम बनती हैं। तो इनके लिए वो कह रहा है साइबर लॉज जो हैं वो मौजूद हैं, और इन ये किस लिए हैं? ताकि इंटरनेट पे जो किसी भी किस्म के क्राइम होते हैं, ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल बताई, हैकिंग होती है, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, आपके पासवर्ड चोरी कर लिए जाते हैं, सम टाइम जो है वो और भी वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरह के इश्यूज के लिए साइबर लॉज है, और पाकिस्तान में ये साइबर लॉज एक्टिव है। ठीक है, खास तौर पे फीमेल्स की प्रोटेक्शन के लिए ये एक्टिव है। तो इसमें जो फीमेल्स कभी कोई खुदा ना खास्ता कोई इशू फेस करें, तो इस ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर करें, देखें। तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी को, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फिडेंशियलिटी को भी इंश्योर किया जाता है, क्योंकि फीमेल वाले केस में नॉर्मली आपको पता है कॉन्फिडेंशियलिटी ज्यादा अहम होती है। फिर कह रहा है डाटा प्रोटेक्शन लॉ। डाटा प्रोटेक्शन लॉ का फोकस इंटरनेट के सारे क्राइम से नहीं है, सिर्फ एक स्पेसिफिक क्राइम से है। क्या? कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कस्टमर्स का डाटा मेंटेन कर रही है, ऐसा ही है। उस डाटा को आपने सिक्योर रखना है। ऐसा डाटा जो कि अगर कहीं लीक हो जाए तो उन पर्सन को नुकसान हो सकता है। इसमें सबसे अहम जो डाटा होता है वो बेसिकली डाटा है हमारा फाइनेंशियल डाटा। लेकिन फाइनेंशियल डाटा के अलावा भी जैसे हेल्थ रिकॉर्ड, मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म की, तो मैं ये चाहूंगा कि वो मेरे तक ही रहे। ठीक है, वो पब्लिकली अवेलेबल ना हो। अगर वो ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पे मेरा सारा मेडिकल हिस्ट्री, मेरी सारी ट्रैवल हिस्ट्री, वो भी मैं कॉन्फिडेंशियल रखा चाहूंगा। वो सारी कहीं पे लीक हो जाते हैं, मैंने कहीं पे सबमिट करवाई है, वो लीक होती है, तो इसका मतलब है मुझे नुकसान पहुंच सकता है उसकी वजह से। वो हम किन ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली अपना डाटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं? वैसे तो कॉलेज जो है इस पे भी डाटा प्रोटेक्शन लॉज एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट्स का डाटा जब कॉलेज के पास है, तो कॉलेज के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको कहीं लीक ना होने दे। और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपका डाटा जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं और आप समझते हैं कि उसको सिक्योर करना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए? हॉस्पिटल, शाबाश। बैंक्स, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसेज, पासपोर्ट ऑफिस है, नादरा ऑफिस है, ठीक, इन पे भी जो हमारा डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल। तो वो यही बता रहा है कि ऐसे लॉज है कि अगर आपने डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया, वो लीक कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको रिस्पॉन्सिबली हैंडल नहीं करते, आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ भी कंपनीज के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर एप्लीकेबल है। खासतौर पे आजकल आईटी की एज में आपको पता है, आप कहीं पे क्लिक भी करें ना, तो अगली बात वो ये कहता है सर अपना नाम ईमेल बता दीजिए हमें, अगली बात फिर हम बाद में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ऑनलाइन भी डाटा कंपाइल किया जाता है। कंपटीशन लॉ, कंपटीशन लॉ का ताल्लुक है इंडस्ट्री से। क्या इंडस्ट्रीज में कंपनीज को आपस में मिलकर, अच्छा बताइए, लॉ कंपटीशन को इनकरेज करता है या डिस्करेज करता है आपके ख्याल में? कि मार्केट में क्या कंपटीशन होना चाहिए? बिल्कुल इनकरेज करता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे जब डिफरेंट कंपनीज का आपस में कंपटीशन होगा ना, एक तो वो या तो कंपटीशन दो तीन चीजों की बेस पे होता है नॉर्मली। नंबर 1 क्वालिटी की बेस पे, क्वालिटी प्राइस, नंबर 2 प्राइस की बेस पे, और नंबर 3 होता है एडवर्टीजमेंट की बेस पे। एडवर्टीजमेंट कोई अच्छा नहीं है तरीका कंपेट करने का, इसमें बात कुछ अनएथिकल बिहेवियर भी सामने आ जाते हैं, एक्शंस। लॉ इसको इनकरेज करता है, लेकिन कंपनीज इसको डिस्करेज करती हैं। क्यों भला? प्राइस कम करेंगी, उनका रेवेन्यू कम होगा, क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, दोनों सूरतों में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, कंपनीज बाजुकात आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम मिनिमम
प्राइस इतनी रखेंगे, इससे कम पे हम चीज नहीं बेचेंगे। या बात का आपस में इस तरीके से भी एग्रीमेंट कर लेती हैं, भैया ऐसा है कि हमारी कैंसर की मेडिसिन जो है ना, मेरी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आपकी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हमारी कैंसर की मेडिसिन धड़ाधड़ अभी बिक रही है। तो अभी एक ऐसी मेडिसिन आ गई है जो एक गोली दे देना मतलब कैंसर का बिल्कुल खात्मा हो जाता है एक इंजेक्शन से। लेकिन भैया वादा करें, अगले 5 साल तक नो इंजेक्शन हम कमर्शियली लॉन्च करेंगे ना आप करेंगे। हम इसमें कोई एडवांसमेंट ही नहीं करेंगे, कोई फर्दर इसके कमर्शियल कोई इसका एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे। क्यों? पहले पूरे तरीके से जो भी हमारी मेडिसिन हैं इनसे तो फायदा हासिल कर ले। अगर इस तरह की अरेंजमेंट कंपनी आपस में एग्रीमेंट करती है, आपके ख्याल में क्या ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, ओवरऑल कंट्री के लिए वो गुड थिंग है? नहीं, बैड थिंग है। गवर्नमेंट ये चाहती है ये कंपनीज आपस में मिलके ना इस तरह के एग्रीमेंट ना करें, इसीलिए कंपटीशन से रिलेटेड कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए गए। इसमें क्या मोनोपोली लॉ, मोनोपोली से रिलेटेड लॉ, कंपटीशन एक्ट, जो ये इंश्योर करता है कि कोई एक कंपनी इस काबिल नहीं होगी, इतना बड़ी नहीं होगी कि वो पूरे सेक्टर को कंट्रोल करना शुरू हो जाए। गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन मोनोपोली बन सकती हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना आपने, मोनोपोली कंपनी। गवर्नमेंट सेक्टर में मोनोपोली अलाउड है, याद रखें, प्राइवेट सेक्टर में मोनोपोली अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट डिस्करेज करती है। बात का तो कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऐसे हुए, एक कंपनी ने अपने कंपैटिटर को एक्वायर करने के लिए बिड की, जिसको एक्वायर करना था वो मान गए, जिसने एक्वायर करना था वो मान गए, एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट कर दिया, एम्प्लॉयज को बता दिया कि आप बेफिक्र रहें, आपकी जॉब को प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कंपनी कैरी ओवर कर रही है वो आपको कंटिन्यू करेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने उस एग्रीमेंट को नल एंड वाइड करार दे दिया। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि अगर इसको हमने इजाजत दे दी तो इस मार्केट में सिर्फ जो एक बड़ी कंपनी है उसकी मोनोपोली बन जाएगी, कंपटीशन एक्ट की वजह से। ठीक है, तो ताकि मार्केट में कंपटीशन मौजूद रहे। फिर एंटी कोल्यूजन रेगुलेशन। एंटी कोल्यूजन रेगुलेशंस क्या है कि जिसमें बहुत सी कंपनीज, आप जो इंडस्ट्री के अंदर देखें, मोनोपोली क्या है? एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर ले, ऐसा एक्वायर कर ले कि पूरे इंडस्ट्री का, लगभग पूरी इंडस्ट्री का कंट्रोल एक्वायर करने वाली कंपनी के पास आ गया। जब एक कंपनी दूसरी बहुत सी कंपनी को खा रही होती है तो यह मोनोपोली का रिस्क है, इस पे कंपटीशन एक्ट अप्लाई होगा। अच्छा, दूसरा केस क्या है? हम दूसरी कंपनी को कंपटीशन एक्ट की वजह से बाय नहीं कर सकते, तो क्या करें? हम उसको खत्म नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम उसको अपने साथ मिला लेते हैं। ये कंसेप्ट है हमारा एंटी कोल्यूजन रेगुलेशन, कि अगर एक कंपनी को मैं एक्वायर नहीं कर सकता, मैं उसके साथ मिलके बैठ के डिसाइड कर लूं, भैया हमने इस चीज को लॉन्च नहीं करना, इस चीज की प्राइस कम से कम ये होगी, हम आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, कंपटीशन हम कम कर देंगे, प्राइस को बढ़ा के रखेंगे, कंज्यूमर ने किधर जाना है? मेरे पास नहीं तो आपके पास आएगा, आपके पास नहीं तो मेरे पास आएगा। अगर मिल बैठ के कंपेटिटर आपस में ये एग्री कर लें कि कोटा सिस्टम तय कर लें, जी हम इतनी प्रोडक्शन करेंगे, आप इतनी यानी कोई भी ऐसी चीज तय कर लें जिससे मार्केट में कंपटीशन कम हो उनका आपस में, तो इसको कहते हैं कोल्यूजन। कोल्यूजन अक्सर कंट्रीज में इलीगल होता है, क्योंकि इससे फिर जो कस्टमर को फायदा होना होता है ना कंपटीशन की वजह से, वो कोल्यूजन की वजह से नहीं हो पाता। कंपटीशन क्या है? मार्केट में एक से ज्यादा कंपनीज होना, और कोल्यूजन क्या है? उन कंपनीज का आपस के साथ एक दूसरे के साथ मिल जाना। अब वो कंपनीज एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो पता है किसके खिलाफ है? फिर ये कंज्यूमर के खिलाफ। वो मिलकर कोई भी स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकती हैं, जैसे कंपटीशन को रिड्यूस करना है, प्रोडक्शन लिमिटेड रखनी है, वगैरह वगैरह, या प्राइस कंट्रोल। ये भी एक कोल्यूजन की एक एग्जांपल है कि आपस में, लेकिन ये उसने जो एग्जांपल दिया है वो गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट से दिया। बहरहाल अगर दो सीमेंट कंपनी आपस में ये फैसला कर लेती हैं कि हमारी बोरी की मिनिमम प्राइस, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कितनी होती है, मिसाल के तौर पे कह रहा हूं कि मिनिमम 10,000 प्राइस होगी, कम पे हमने सीमेंट की बोरी नहीं बेचनी, तो ये क्या है? ये कोल्यूजन है उन कंपनीज का। ठीक है जी, कंपनीज आपस में मिलके, कंपनीज डिफरेंट, एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर ले, उसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई, लेकिन वो दूसरी कंपनीज इंडस्ट्री के साथ मिलके मिनिमम प्राइस को डिसाइड कर ले, इसमें गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। ठीक है जी, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ये कर सकती है, अगला कंसेप्ट ये फिक्स प्राइस कंट्रोल। गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल फिक्स कर सकती है, लेकिन याद रखें गवर्नमेंट की कंट्रोल की हुई प्राइस में और कंपनीज की आपस में डिसाइड की हुई प्राइस में फर्क है। कंपनीज डिसाइड करती हैं मिनिमम प्राइस
और गवर्नमेंट डिसाइड करती है मैक्सिमम प्राइस नॉर्मली। दोनों में फर्क है। बताइए कौन सा प्राइस लिमिट सेट। अब अच्छा ये थोड़ा सा ना ट्रिकी अल्फाज है, इससे बाजू का डिसीजन करने में स्टूडेंट को गलती होती है। मुझे बताइए दो कंपनीज ने मिलके मिनिमम प्राइस डिसाइड की। मिनिमम प्राइस का मतलब ये है कि हमने 10,000 से कम पे इस चीज को नहीं बेचना, और गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस डिसाइड की कि ज्यादा से ज्यादा आप कंज्यूमर से ये प्राइस चार्ज कर सकते हैं, इससे ऊपर 1 रुपया नहीं चार्ज करना। बताइए कौन सी प्रैक्टिस बेहतर है, मिनिमम प्राइस डिटरमिन करने वाली के मैक्सिमम? मैक्सिमम। सुन पता है क्या समझता है, मिनिमम प्राइस का मतलब कम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस का मतलब ज्यादा प्राइस। तो सर मिनिमम प्राइस वाली प्रैक्टिस सही है? नहीं नहीं, मिनिमम का मतलब समझे कि कम से कम ये प्राइस होगी, इससे नीचे हमने नहीं सेल करना जी। हाँ प्रॉफिट के लिए, उनके लिए ये ठीक है, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें प्रैक्टिस ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट मुझे बताइए, कंपनी ये जो लॉ बनाए गए हैं ये कंपनी को सामने रख के बनाने चाहिए, यूजर्स को कंज्यूमर को सामने रख के बनाने चाहिए, कि ओवरऑल इकोनॉमी को? ओवरऑल इकोनॉमी को। तो गवर्नमेंट कहती है, बिल्कुल ये कहती है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को कि आप प्रॉफिट कमाएं, लेकिन प्रॉफिट की कोई लिमिट होनी चाहिए। उसको लिमिट में रखने के लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें कहती है आपने आपस में प्राइस डिसाइड नहीं करनी, बल्कि जो ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जो एसेंशियल्स हैं, जो जरूरी है फॉर लाइफ, उनके लिए गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करती है। जैसे अमूमी तौर पे मेडिकल्स, ठीक है, मेडिकल कंपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो अपनी मर्जी से प्राइसेस नहीं आई, अप्रूवल लेनी पड़ते हैं इनके। इसी तरह जो ईटेबल्स है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के, इनके लिए भी गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस क्या है? कस्टमर है, शायद अक्सर कभी अखबारों में ये खबर पड़ी होगी कि दूल्हा की शेरवानी वक्त पे ना देने की वजह से दूल्हा ने केस कर दिया और सारिफ अदालत ने, कंज्यूमर कोर्ट ने 1 लाख रुपया जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। अभी कितना बार में कुछ 6-7 दिन पहले खबर कुछ इस तरह की थी कि एक कंज्यूमर ने कोई फ्रिज लिया, उस पर उसको लाइफ टाइम वारंटी दी गई, और फ्रिज लेने के कोई 3-4 हफ्ते बाद ही वो खराब हो गया। कोई कंप्रेसर वगैरह का गालिबन मसला था, इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई थी उस केस में। जब कंपनी के पास गया, जो भी यानी जिसके जरिए से इसको खरीदा गया था, उसने बहाने करना शुरू कर दिए, जी सर अभी कंप्रेसर आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी ये पार्ट आ रहा है, अभी यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। उसने कोई महीना 1.5 महीना इंतजार किया, तंग आके उसने केस कर दिया। उसको फ्रिज की कीमत से भी 2 या 3 गुना ज्यादा डैमेजेस कंपनी ने पे किए और नया फ्रिज भी दिया। ये है कंज्यूमर कोर्ट से फैसला, और ये पाकिस्तान का केस है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज क्या इंश्योर करते हैं कि जो भी कस्टमर है, जो भी कंज्यूमर है, जो कंपनी से चीजें खरीद रहा है, उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ऐसा ना हो कि कंपनी लाइफ टाइम गारंटी दे के बाद में 6 महीने भी प्रोडक्ट ना चले तो उसके बाद कंपनी उसको एंटरटेन ना करे, ऐसा नहीं है। इसमें खास तौर पे बायर के कौन कौन से, कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है? टाइटल, यानी ये कि जो सेलर है वो कंप्लीट टाइटल ट्रांसफर करेगा ओनरशिप का बायर को, बाद में टाइटल में कोई डिस्प्यूट राइज नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन, जो गुड्स की डिस्क्रिप्शन बताई गई है एक्चुअली उसी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक चीजें प्रोवाइड की जाए, क्वालिटी का फर्क ना हो, ये ना हो दिखाया कुछ हो रहा है और सेल कुछ और कर दें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी मैच होनी चाहिए जो एडवर्टाइज किया है, और क्वालिटी भी वही होनी चाहिए, ठीक है। पुअर क्वालिटी की चीजें नहीं, अच्छी क्वालिटी की चीजें दिखा के पैसे पूरे लिए, लेकिन पुअर क्वालिटी की चीजें सेल की, ऐसा नहीं। तो ये कस्टमर के 3 तरह के खास तौर पे राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज में: टाइटल, डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी। क्लियर? ये एसी बंद कर दें, ये एसी बंद कर दीजिए। ये वैसे भी 20 पे क्यों, सारे 26 में, ये 20 पे क्यों है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, लाइसेंस। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और लाइसेंस ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। पहले आपको तीनों में थोड़ा सा फर्क बता रहा है। कॉपीराइट का मतलब है कि आपका जो क्रिएटिव वर्क है, ये बेसिकली जो क्रिएटिव वर्क होता है ना उसके लिए, या यूं कह लीजिए
है ये तीनों ही इंटेंजिबल एसेट्स, लेकिन इसके बैक एंड पे क्रिएटिव वर्क, जैसे म्यूजिक, कोई बुक आपने बनाई लिखी, कोई मूवी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो क्रिएट किया आपने, तो उसको आप चाहते हैं कि इसकी कोई डिजिटल कॉपी मजीद ना बने, कोई हमारे अलावा कोई और इस आर्ट वर्क को प्रोड्यूस ना करे, तो उसके लिए कॉपीराइट्स। कॉपीराइट एक्ट क्या, कौन सी वाली चीज को प्रोटेक्ट करता है फर्दर कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट होने से, जो कि क्रिएटिव नेचर की है, जैसे कोई आर्टिस्टिक वर्क, जैसे म्यूजिक, जैसे बुक, जैसे मूवीज वगैरह, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये कॉपीराइट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बुक पब्लिश की, अब कोई पर्सन इसको फोटोकॉपी करके धड़ धड़ बेच रहा खुद से, तो कौन से एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी? कॉपीराइट एक्ट की। दूसरा है पेटेंट। पेटेंट और लाइसेंस, इसमें सिमिलैरिटी भी है, डिफरेंस भी है, फर्क समझिए। अब मैंने लेबोरेटरी में, मैं साइंसदान हूं, मैं तजर्बा कर रहा हूं, चले अभी थोड़ी देर पहले फार्मास्यूटिकल कैंसर वाली एग्जांपल थी, मैंने कैंसर की एक मेडिसिन इजाद कर ली, अब उसका फार्मूला मेरे पास है, किस चीज को किस चीज में किस क्वांटिटी में मिलाएं, स्टेप बाय स्टेप क्या करें तो ये दवाई बनेगी, ये फार्मूला मेरे पास है। और मैं ये चाहता हूं, इवन आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कुछ लोग, एक मैं एग्जाम्पल पढ़ा था, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं कि उनको बनाने वाले उन प्रोडक्ट्स को लेके इतने सेंसिटिव हैं कि उन्होंने उसको कॉपीराइट, उन्होंने उनको पेटेंट भी नहीं करवाया, उस प्रोडक्ट को पेटेंट, इजाद की प्रोडक्ट, उसको सिक्योर करने के लिए इतने सेंसिटिव है, उसको पेटेंट भी नहीं, कि पेटेंट करवाने के लिए भी इसका फार्मूला दिखाना पड़ेगा कि ये फार्मूला है, कानून अगले 10 साल 15 साल 20 साल तक तो प्रोटेक्ट कर देगा उसको। नॉर्मली जो पेटेंट्स के लिए टाइम पीरियड होता है मतलब 10 से 20 साल के दरमियान में होता है, लेकिन 20 साल के बाद ये प्रोडक्ट जो है ये कॉमन हो जाएगी, तो उन्होंने उसको पेटेंट ही नहीं करा। पेटेंट क्या करता है, वो आपकी फिजिकल प्रोडक्ट जो आपने बनानी है उसको बनाने का फार्मूला है, उस फार्मूले को जब आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास जाके रजिस्टर करवा लेते हैं कि सर ये फार्मूला है, आप रजिस्टर कीजिए इसको, अगले 10 साल तक इस फार्मूला के मुताबिक कोई पर्सन चीज नहीं बना सकेगा, पेटेंट करवा लिया। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, वो मोबाइल ऐसा है कि वो फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो पुरानी है लेकिन एग्जाम्पल है, सब जो है मोबाइल वो स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज का कंपनी मैन्युफैक्चर करी। मेरे जहन में आइडिया है, मैंने कहा मोबाइल को फोल्डेबल होना चाहिए लैपटॉप की तरह, पुराना आइडिया है लेकिन मिसाल दे रहा हूं, अभी तक फर्ज करें कि किसी ने फोल्डेबल मोबाइल का आइडिया नहीं दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस ना सिर्फ ये खुद मैन्युफैक्चर करूं, बल्कि आइंदा कि दूसरी कंपनीज को भी इस तरह का मोबाइल मैन्युफैक्चर करने से रोकूं। मैं क्या करवाऊंगा? पेटेंट करवा लूंगा। पेटेंट आर्ट वर्क का नहीं होता, वो कोई फिजिकल चीज ही प्रोड्यूस होगी उससे, लेकिन वो फिजिकल चीज पेटेंट नहीं है, उसको बनाने का फार्मूला पेटेंट है, या डिजाइन पेटेंट है, डिजाइन हो फॉर्म, ये चीजें पेटेंट करवाई जाती हैं। अच्छा, जब मैं क्योर कर लूंगा ना, मेरे लिए वो पेटेंट है। अब जैसे फर्स्ट करें चाइना है, इसने से कोरोना की वैक्सीन इजाद कर ली, उन्होंने पेटेंट करवा लिया कि इस फार्मूले को और कोई कंपनी कॉपी नहीं करेगी। अब अगर पाकिस्तान चाइना से कहे सर हमारे बंदे भी मर रहे हैं, जरा हमें भी इजाजत देना, हम भी ये बनाना चाहते हैं, तो खुद जो चाइना ने सिक्योर किया वो पेटेंट होगा। लेकिन अगर चाइना पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इजाजत दे दे कि हाँ जी आप मैन्युफैक्चर करें, इसको बोलेंगे लाइसेंस। जो बंदा अपनी प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लेता है, उसने अगर किसी दूसरे को मैन्युफैक्चरिंग राइट्स देने हो तो एक एग्रीमेंट के जरिए से मैन्युफैक्चरिंग राइट्स दिए जाते हैं, जिसमें रॉयल्टी का खास तौर पे जिक्र होता है, उस एग्रीमेंट को कहते हैं लाइसेंस। तो पेटेंट और लाइसेंस वो समझ लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे डेटर और क्रेडिटर का फर्क है ना, तो जिसने चीज इजाद की वो पेटेंट है, और जिसने चीज इजाद नहीं की लेकिन वो उसको मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, वो क्या करेगा? उस पेटेंट होल्डर से लाइसेंस लेगा। तो अगर अब एक्सपोर्ट करता है, ये डिपेंड कर देगा लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन क्या तय पाई थी। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में डेफिनेटली लिखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ही आप इसको मैन्युफैक्चर करके तो कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट
नहीं कर सकते। जैसे गालिबन मैंने सुना, कंफर्म नहीं सुनी, सुनाई खबरें आपको सुने कि F-16 जब पाकिस्तान ने खरीदे, अमेरिका ने लाइसेंस पे कंडीशन ऐड की, क्या इसे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना आपने, ठीक है। नहीं, वो 14 अगस्त पे काम आ जाते हैं, 23 मार्च के लिए खरीदे होंगे, हाँ, या जो भी पर्पज होगा भाई, मुझे क्या, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा। और भी तो खतरात हैं, सिर्फ इंडिया से थोड़ी खतरा है, हमें तो हर मुल्क से ही खतरा है। तो कहाँ थे हम, हाँ जी। तो अच्छा, ये असल में इसलिए लॉज जरूरी है खास तौर पे, क्योंकि कंपनीज किसी भी मुल्क में ऑपरेट करने से पहले ये देखते हैं कि इसका लीगल सिस्टम कैसा है, क्या कल कला को डिस्प्यूट आता है तो हमें प्रोटेक्ट कर सकेंगे या नहीं। और नेक्स्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल लॉस, ये लॉस खास तौर पे बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड है कि बैंकिंग कंपनीज के लिए खास तौर पे रेगुलेशन, कौन कौन सी रेगुलेशन, ये बड़े रेगुलेटेड है। बैंकर्स आप देखेंगे अमूमी तौर पे टेंशन में रहेंगे, इनकी सैलरीज निस्बतन मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन इनकी टेंशन बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों? पैसे का मामला होता है ना, वैसे ही पैसे का लेन देन क्रिटिकल मामला होता है, इनके ऊपर रेगुलेशन भी बहुत ज्यादा है। वो स्टेट बैंक का अलग ऑडिट चल रहा होता है, इनका एक्सटर्नल ऑडिट अलग चल रहा होता है, इंटरनल ऑडिट अलग चल रहा होता है, कंप्लायंस की रिपोर्टिंग अलग करनी होती है, वो मनी लॉन्ड्रिंग लॉज अलग से, पता नहीं क्या क्या बच रहा है। ये नॉर्मली मैंने नहीं देखा कि, मतलब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बैंक में कोई हायर पोजीशन का पर्सन हो और वो 5 बजे घर चला जाए, मैं जाते होंगे, मेरी ऑब्जर्वेशन में नहीं है, अमूमी तौर पे 8-9 बज जाना नॉर्मली होता है इनका। तो क्या है, रेगुलेशन कंप्लायंस, सेंसिटिव बिजनेस है ना, वो जब तक वो डेली बेसिस के ऊपर अपना ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करते वो घर जा नहीं सकते। और 5 बजे तक तो डीलिंग होती है, 5 से 6 बजे क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग के बाद फिर रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्ट जनरेट करनी है। कह रहे बैंकिंग सेक्टर के में ये बहुत से लॉज एप्लीकेबल है। कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज को भी डील करते हैं। ये बहुत से लॉज एप्लीकेबल हैं। अगर आप इस बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस में, इंश्योरेंस या फाइनेंसिंग, हर वो बिजनेस जो पैसों के लेन देन में इन्वॉल्व है, उस पे ये या इस तरह के और अदर लॉज एप्लीकेबल होते हैं, उनकी कंप्लायंस को इंश्योर करना है। ये इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड में। अच्छा, फिर इसके बाद आपको ये सारे लॉज बताने के बाद भाई थोड़ी सी जनरल डिस्कशन, थोड़ा जनरल कंसेप्ट बता रहा है। कह रहा है वर्ल्ड बैंक ने पूरी दुनिया में रिसर्च की कि किस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किस कंट्री का लीगल सिस्टम ज्यादा बेहतर है। पूरी दुनिया में रिसर्च की, ठीक है। पहले इस रिसर्च का नाम दिया गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन उसको खत्म करके अब एक नया मैकेनिज्म बनाया है जिसका नाम है बी रेडी, बिजनेस रेडी फ्रेमवर्क। ये जो रिसर्च की वर्ल्ड बैंक ने वो ये थी कि किन कंट्रीज में बिजनेस करना आसान है, किन कंट्रीज में बिजनेस करना मुश्किल है। तो उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई, कुछ ऑपरेशनल, लीगल फैक्टर्स वगैरह, और 10 पैरामीटर या समझ लीजिए कि 10 रूल्स डिसाइड किए कि हम देखेंगे किस कंट्री में, फॉर एग्जांपल अगर हम बिजली का कनेक्शन, नया बिजनेस है ना, बिजली का कनेक्शन तो चाहिए, नया बिजनेस है, आपने बिल्डिंग एक्वायर करनी है, आप लैंड एक्वायर करनी है, नया बिजनेस है, उसके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो किस कंट्री में लैंड एक्विजिशन के लॉज सिंपल है, आसान है, किस कंट्री में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का परमिट बड़ी आसानी से मिल जाता है रिश्वत के बगैर, कहाँ पे रिश्वत देना पड़ती है। इसी तरह कनेक्शन कहाँ पे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर किस कंट्री में इजीली हो जाती है, किस कंट्री में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स हैं इनके ऊपर इजीली अमल होता है, किस कंट्री में। ये सारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो आगे 10 उसने लिस्ट बना के दी हुई है, कौन कौन से पैरामीटर्स है, उन्होंने लिस्ट बनाई, हर कंट्री में देखा, उसकी रैंकिंग की, उसके बाद उस रैंकिंग के मुताबिक उन्होंने बताया कि किन कंट्रीज में बिजनेस करना नहायत आसान है। पहले जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था उसमें गालिबन पाकिस्तान का नंबर कोई 200-250 कंट्रीज में से कोई 150-60 के करीब आता था, अब पता नहीं क्या है लेटेस्ट रैंकिंग के मुताबिक। तो ये उसने सारे टॉपिक्स, बिजनेस एंट्री,
किस मुल्क में न्यू बिजनेस स्टार्टअप आसान है, बिजनेस की लोकेशन, यूटिलिटी सर्विसेज, लेबर रेगुलेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे पैरामीटर्स बताएं। ठीक है, और फिर कह रहा है जिस कंट्री में ये सारी चीजें करना, ये सारी चीजें बिजनेस के लिए जरूरी हैं, ये सारी चीजें बिजनेस के लिए जरूरी है। बिजनेस एंट्री, लोकेशन, अच्छी लोकेशन पे बिजनेस खरीदना, उसको ट्रांसफर करना अपने नाम पे, यूटिलिटी सर्विसेज, बिजली वगैरह के बिल, पानी बिजली गैस का बिल हासिल करना, लेबर रेगुलेशन, फाइनेंशियल, बैंक से लोन लेना किस कंट्री में आसान है, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मार्केट कंपटीशन, बिजनेस अगर बंद भी करना है तो आसानी के साथ किस कंट्री में आप इसको वाइंड अप करके कैपिटल आप मूव करवा सकते हैं। इन सारे पैरामीटर्स को सामने रख के उन्होंने रैंकिंग की। जिसकी रैंकिंग सबसे ज्यादा है इसका मतलब है उस कंट्री में बिजनेस करना सबसे आसान है। तो सबसे आसान चीज भैया, इतने पेस्टल एनालिसिस आप कर रहे हैं, हर इंडस्ट्री में पॉलिटिकल एनालिसिस किया हमने इकोनॉमिक किया, हमने सोशल किया, हमने टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स। कहता है एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, क्या ये लिस्ट जाके देख लो वर्ल्ड बैंक की, और जिस कंट्री में जो टॉप की 10, 12, 15, 20 कंट्रीज हैं, बेफिक्र हो गए वहां पे जाके बिजनेस स्टार्ट करो। जरा देखें, सर्च करें, लिस्ट आती है गूगल पे, एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा सा। बिजनेस रेडी लिस्ट है, क्या लिखा है इसको? हाँ जी, क्या क्या सबसे टॉपिक होना है? न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क, कोरिया। बस ठीक है, बस इधर ही बिजनेस करना है, बस जाने दें हमें, अपने मुल्क में दाखिल होने दें हमें बल्कि उससे भी ज्यादा है हमें यहाँ से निकलने दें पहले हमें चलिए जी, तो भाई कोई कंसेप्ट समझ आया आपको? आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? लीगल फैक्टर्स कैसे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और हमने कॉमन एग्जांपल देखी कि एक बिजनेस में नॉर्मली कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं और उनमें किन किन चीजों को कंसीडर किया जाता है। एंड पे फिर हमने बी रेडी लिस्ट के बारे में कंसेप्ट स्टडी किया। क्लियर जी? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट। देखिए चैप्टर 2 में मजीद कंसेप्ट तो नहीं है कोई। चैप्टर 2 कंप्लीट। पेस्टल एनालिसिस के लिए अब आप तैयार है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमने क्विज के जरिए हासिल कर ली हुई, ऐसा ही है। अब आपकी ड्राफ्टिंग के ऊपर फोकस करना है। मंडे से हमने दो चीजों की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ऑलरेडी दोनों काम कर चुके हैं, पेस्टल एनालिसिस की प्रैक्टिस और बजटिंग की। बजटिंग में हमारा फोकस होगा सर्विस सेक्टर के ऊपर, और फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग में वो जो कॉस्ट का ब्रेकअप देते हैं ना, मटेरियल लेबर, ये 1.5 kg मटेरियल लगेगा इस रेट पे, और ये 3 लेबर आवर्स लगेंगे इस रेट पे, ये वाले क्वेश्चन, ये आई कैप का, फिर ये स्टूडेंट का थोड़ा सा वीक एरिया है। कॉस्ट काउंटिंग में पढ़ा हुआ ना आपने, ये कॉस्ट कार्ड वगैरह बनाना, बिल्कुल वही एप्लीकेशन है। लेकिन मैं जरा इसके ऊपर तसल्ली करना चाहता हूँ क्योंकि आई कैप लेटेस्ट क्वेश्चन में इसके ऊपर फोकस कर रहा है ज्यादा। चलिए, अच्छा होम असाइनमेंट दी गई, होम असाइनमेंट में भी यही क्वेश्चन है, किए होम असाइनमेंट? होम असाइनमेंट आपसे पूछना भूल गया आज। होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट करके आए हैं जो कल दी थी? चलिए शाबाश, आसानी से हो गया था, क्या प्रॉब्लम हुई थी? ना करें सीधा। अच्छा चले, इसका मतलब है कॉस्ट काउंटिंग में अच्छी ग्रिप होगी फिर आपकी। चले बहरहाल डिस्कस तो हमने करना है, मैं अपनी तसल्ली जरूर करूंगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।